सामने वो बच्चे आने वाले हैं जिनके 700 या उससे ज्यादा मार्क्स बने हुए हैं और वो कोटा में आज प्रेजेंट है। बेसिकली इसीलिए आपको यहां बुलाया गया है कि थोड़ी देर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो रहते हैं, कुछ बातें आप जो जानना चाहते हैं वो आपको बताएंगे भी आपके जस्ट सीनियर्स। जोरदार तालियां। यस, कीप क्लैपिंग, मेक सम साउंड। हिप हिप, हिप हिप, कीप क्लैपिंग। यस, थोड़ा दूर दूर हो, ताली बजाने के लिए जगह तो रखो यार। दोनों हाथ ऊपर करके कीप क्लैपिंग, दोनों हाथ ऊपर करके। थैंक यू। किसी की ताली की आवाज थोड़ी अलग है, बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब 20 मिनट लगभग कैसे हम बिना बोले रह सकते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर के लिए इन्हीं बच्चों को बोलना है। जो रिजल्ट आज नीट का आया है 715 मार्क्स आउट ऑफ 720, ऐसे 4 बच्चे एलन से हैं। और 700 या उससे ज्यादा नंबर वाले बच्चों का जो संख्या है एलन के, वो आप बताइए कितने हो सकते हैं लगभग? एलन के कितने बच्चे 700 या उससे ज्यादा नंबर वाले हैं? 10। कुछ कुछ बच्चे प्लीज साइलेंट, 70 के आसपास बोल रहे हैं। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है, प्रेजेंट रिपोर्ट, 100 से ज्यादा बच्चे एलन के ऐसे हैं जिनके मार्क्स 700 या उससे ज्यादा हैं और वो एलन से हैं। और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 300 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 700 या उससे ज्यादा हैं। उन 300 से ज्यादा बच्चों में एलन के कितने हैं अब बताओ? अब तो पता लग गया ना। 100 से ज्यादा बच्चे एलन के ऐसे जिनके मार्क्स 700 या उससे ज्यादा हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके सामने प्रेजेंट। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा ये सभी बच्चे थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है जब बच्चे अपना नाम या रैंक कुछ बोल रहे हैं थोड़ा सा साइलेंटली सुनिएगा। पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना नाम, अपने मार्क्स और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो जरूर बताइएगा। जी, मेरा नाम अर्णवपति है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा मार्क्स 720 में से 715 है। थोड़ा साइलेंट। पहले पूरा सुना करो फिर तालियां बजा दिया करो, ठीक है? इनके फिर से बोलता हूँ, अर्णवपति, वेस्ट बंगाल, 715 नंबर। हाँ ठीक। जी, मेरा नाम शशांक कुमार है, मैं बिहार से हूँ और नीट 2023 में मेरे 715 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं। मेरा नाम सौम्यदीप मन्ना है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा 710 आउट ऑफ 720। मेरा नाम अनमोल रावत है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे मार्क्स है 710। मैं प्रगत घोष कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरे मार्क्स है 710। एक मिनट, अभी इन्होंने कितने मार्क्स बोले बताना जरा, तो ध्यान से सुनो ना यार। कितने बोले? सुना था ढंग से? 710। ध्यान से सुनिए सब। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं बिहार से हूँ, मेरे मार्क्स 705 है। मेरा नाम देव सिंघेम है, मैं भोपाल एमपी से हूँ और मेरे 700 मार्क्स है। मेरा नाम अरण्य सिंह है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा स्कोर 705 है। मेरा नाम ध्रुव गोयल है, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा स्कोर 700 है। मेरा नाम रिद्धि वज्रिंगकर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा रैंक 700, मेरा मार्क्स 710 आउट ऑफ 720। मेरा नाम साइली महेंद्रकर है,
मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा स्कोर 705 है। सभी के इंट्रोडक्शन आपने यहाँ सुन लिया है, मार्क्स वगैरह सुन लिए हैं। अब आपकी तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि थ्रू आउट द सेशन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि यार अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो हम अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हीं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरी तरफ से यहाँ इन बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ। देखिएगा वो कॉमन ही निकलेंगे। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि सुबह कितनी भी उठना चाहिए, रात को कितनी भी सोना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो सिली क्वेश्चंस हैं वो सबको अब मालूम होता है, इनके आंसर्स किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो एक गाइडेंस मिलनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, या हम जो गलतियां कर सकते हैं या जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सब गाइडेंस इनसे लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से वो ये रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स को हमें किस तरह से वेटेज देना है, कैसे कवर करना है, वहाँ पर हम क्या गलतियाँ कर सकते हैं और किन गलतियों से बचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कौन इसका रेस्पॉन्स देना चाहेगा? यस प्लीज़। तो सबसे पहले जैसे सर ने बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, तो हमको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, बायो एक सब्जेक्ट नहीं, बायो खुद में ही 2 सब्जेक्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम जो टाइम डिवाइड करेंगे वो भी इसी प्रकार होगा कि बॉटनी कि बायो को करीब करीब फिजिक्स, केमिस्ट्री के बगने दुगना मार्क्स मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे इंडिविजुअली सब्जेक्ट पे बात करें। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करता हूँ। अब बायो में हमको पता है कि मेन तो एनसीईआरटी है। अब वो 22 लाख जितने बच्चे भी नीट दें सबको पता है, तो सब यहाँ पे क्यों नहीं है? तो मेन पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले तो एक मेन होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप हाईलाइट करते रहें। अब हाईलाइट का मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरी एनसीईआरटी रंग दें, क्योंकि उससे कुछ मतलब निकलेगा नहीं। और हमको ऐसा लगता है कि मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे लगता था कि मॉड्यूल में इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना, बट बिलीव मी, आप मॉड्यूल में जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, जो आपके माइनर में आते हैं क्वेश्चन, जो आपको सर बोलते हैं कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एनसीईआरटी में ही नोट कर लें, ताकि एंड में जब 1-2 महीने बचेंगे नीट में तो आपको बार बार मॉड्यूल एनसीईआरटी के बीच में जंप ना करके सिर्फ आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करके उसको पढ़ सकेंगे। और जैसे जो चैप्टर होते हैं इकोलॉजी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड है, तो आप उसके जितने भी डेटा हैं उनको आप जो एनसीईआरटी जैसे ही आप खोलेंगे तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक जहाँ चैप्टर नंबर लिखा होता है स्पेस होती है, वहीं पे लिख लें। जब भी आपको लगे यार अब पढ़ने का मन नहीं करा, तुरंत उसको खोला, कुछ उसके जो डेटा है उसको आप कोशिश करें किसी गाने के अंदर डाल दें, ताकि वो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने के दो मेन मेथड है। सबसे पहले जो चैप्टर जो थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, उसको आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि आप बायो पढ़ रहे हो। बिल्कुल एनसीईआरटी से एक एक लाइन उसकी पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वहीं पे उसको हाईलाइट करके मार्क कर लेना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, उसमें होते हैं हमारे फॉर्मूलाज। तो उसमें आपको ये करना है कि जैसे आपके क्लास चल रही हो और कोई चैप्टर खत्म हो, अब चैप्टर एक बार 1 से 2 पेज छोड़ें, जब भी आप उसको घर पे जाके रिवाइज करें, जितने भी फॉर्मूला है उनको सबको 1 से 2 पेज में आप लिख लें आराम से, और उसमें जितने भी आपको जो लगे कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको भी एक बार स्टार मार्क कर लें, ताकि एंड में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ वो 1 से 2 पेज पढ़ के आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। और क्लास में ऐसा होता है सर ने क्वेश्चन कराया, पहली बार में गलत हो गया, या फिर हो सकता है उसमें कोई बहुत सी ट्रिक हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ एटम पूछे हो, तो उसको हाईलाइट करके वहीं स्टार मार्क कर ले, ताकि जब आप पन्ने पलटें तो आपका सीधे उस पर ध्यान जाए और आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको दिख जाए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट आती है इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में भी मेन एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी में बहुत से एक्सेप्शन दे रखे हैं टेबल्स के अंदर, और बहुत से जो एनसीईआरटी में डेटा और ट्रेंड्स हैं उन सबको एक बार आप अच्छे से याद कर लें। और इनऑर्गेनिक आप जब क्लास अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअली रहते हैं, तो आप कोशिश करें उनकी एनसीईआरटी 1 से 2 बार ही कवर कर 1 से 2 बार में कवर कर लें। जबकि जो चैप्टर रटने वाले जैसे डी एंड एफ ब्लॉक, जिसके एनसीईआरटी बहुत ही भयंकर तरीके से लिखी है, उसको आप बार बार रिपीट करें। एक बार ऐसा भी हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, अपने टीचर से जाके तुरंत पूछ लें और उनके पीछे पड़े, सर आप तो मेरे को बताओ इस लाइन का क्या मतलब है, भले कितना टाइम लग जाए। नेक्स्ट अब बात होती है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन और जो इन जनरल रिएक्शन होती हैं, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि बहुत कि उनको पढ़ने में टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली जब जैसे जैसे साल बीतता है वो दिमाग में चढ़ जाती है। मेन ऑर्गेनिक में जो मुझे लगता है जो एंड के चैप्टर है, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमॉलिक्यूल, जिनको हम लोग कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उसको सबको पढ़ें, क्योंकि एटलीस्ट एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का है कि नीट में आएगा। और हर चैप्टर कितना 4-5 पेज का है और मेन पॉइंट उसमें 4-5 पेज में ही दे रखा है, आप बस वो पढ़ के नीट में आपके 4 मार्क्स ईजिली सिक्योर हो जाएंगे।
तो उनके आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें। हर चैप्टर के 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ताकि बाद में जब आपको रिवाइज करना आप NCERT ना खोल के सिर्फ वो 1-2 पेज में ही रिवाइज कर लें। नेक्स्ट अब आते हैं हमारा फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंदर सबसे मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की आप अप्रोच है और जो पढ़ने के अप्रोच है वो आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर बोले उन्हीं की तरह रखें कि चैप्टर खत्म हो 1 से 2 पेज छोड़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में टिक मार्क कर लें और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको उन 1 से 2 पेज में रख लें। और मेन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें। स्पेशली एलन के मॉड्यूल को प्लीज़ इग्नोर ना करें। एलन के मॉड्यूल से मेरा मतलब एक्सरसाइज 1, 2, 3 प्लस जो इलस्ट्रेशन है और जो बिगनर बॉक्स है उन सबको भी आपको करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे बिगनर बॉक्स इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होते हैं जो हमें हो सकता है मिस हो जाएं, पर आपको वो अच्छे से देख लेने हैं। और एंड में मैं ये करूँगा कि ये सब तो मैंने आपको बता दिया, आप ये मत मानना कि ये कोई टॉपर है तो हमको फालतू में क्यों ज्ञान बांट रहा है। आप ये मानिए कि एक भाई दूसरे भाई को एक ज्ञान दे रहा है ताकि अगले साल आप भी यहाँ पे खड़े हो। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे इन्होंने कहा कि कोई ज्ञान बांट रहा है, ऐसी बात नहीं है, बस एक भाई दूसरे भाई को सारी सलाहें दे रहा है ये, तो वो सलाहें आपको एक्सेप्ट करनी है, उनको फॉलो करना है। अभी आप अपने अंदर खुद के अंदर बदलाव देखिए। जब आप यहाँ सेशन में आए थे तब आपके अंदर क्या चल रहा था और इस वक्त क्या चल रहा है। तो आपकी ये जो डेली रूटीन लाइफ होती है, आपके जो थॉट्स प्रोसेस है, उसको बहुत ढंग से फॉलो करना थ्रू आउट द सेशन। ऐसा नहीं कि ये सुना 10 मिनट प्रभाव रहा, एक दिन प्रभाव रहा, फिर भूल गए दोबारा से। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साल भर का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आप खुद के अंदर बदलाव देखो ना, अभी मात्र 10 मिनट के अंदर आपके अंदर कितना बदलाव आ गया है। उस बदलाव को एक्सेप्ट करना होगा आपको। ऐसा नहीं हम कोटा में क्यों यार, ये बात आपसे पहले भी की जा चुकी है और ये जो बातें बच्चे बोल रहे हैं, इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है पहले से भी। लेकिन होता ये कि अपनी हम उम्र के जो लोग सारी बातें बताते हैं वो जल्दी एक्सेप्टेंस में आती है। इसीलिए ये सारी बातें जो आपसे यहाँ बताई जा रही है कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है और थ्रू आउट द सेशन जो फॉलो कर लेगा। आइए और क्वेश्चंस अपन लेते हैं, अपनी बातें तो फिर बाद में होती रहेंगी। और क्वेश्चंस लेते हैं। आप सभी ने एग्ज़ाम दिए हैं, किसी 715 मार्क्स हैं, 710 मार्क्स हैं, 705 हैं, 700 हैं। बेस्ट एफर्ट्स किए, ऑल आर इक्वलेंट स्टूडेंट्स, यू ऑल आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है आपने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में ये आई है कि 715 ही क्यों? वो एक सवाल गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ? 710 ही क्यों? वो 2 सवाल गलत हुए, क्यों गलत हुए? उसकी वजह क्या है? वो वजह इनके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं बन जाए मार्क्स कम होने के लिए। ये बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ दें, लेकिन उन कारणों की वजह से इनके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। तो वो रीजंस क्या रहे, मैं चाहूँगा सब लोग कुछ ना कुछ बताएं इसके बारे में कि यार मेरे मार्क्स कम हुए तो क्यों हुए, वजह क्या थी उसकी। यस प्लीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 715 मार्क्स है, तो मेरा एक केमिस्ट्री में सेक्शन बी में गलती हुआ है और वो एक्चुअली एक सिली मिस्टेक हुआ है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब टेस्ट दे रहे हैं, जहाँ मतलब नीट जैसे एलन में माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट होते हैं, तो आप वहाँ सिली मिस्टेक से बचने की कोशिश करें। और हर एक जैसे 100-200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 180 आपको करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कोई आपको भेदभाव नहीं करना है। और हर एक क्वेश्चन को एंड तक पढ़े और चारों ऑप्शन को ठीक से देखें ताकि आपका सिली मिस्टेक कम से कम होए। मतलब क्वेश्चन ये गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ? सेक्शन बी में। और सेक्शन बी कौन सा है? जहाँ ऑप्शन है अपने पास। बात समझने वाली है। यस, आगे प्लीज। आप हर एक बच्चा बोले इसके बारे में, तो क्योंकि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। जी, मेरे 715 मार्क्स केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन इंडियम थैलियम वाला जो था वो गलत करने के कारण हुए। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन होते हैं कि कई बार आपको हो सकता है मॉड्यूल नोट्स और एनसीईआरटी के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगे। तो आपको ऐसे में हमेशा कोशिश ये रखनी है कि आप एनसीईआरटी के जो पेजेस हैं, खास करके बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप पेजेस को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ। तो अगर आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे तो आप एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पता लगा लेंगे कि एनसीईआरटी में इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या दिया था जो जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो अगर आप वैसे करके आंसर उसका लगाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एनटीए भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लगाएगा और वो आपका सही हो जाएगा। जैसे बननी चाहिए, हर आंसर पर ताली तो बननी ही चाहिए भाई। एक बहुत अच्छी ज्ञान हमें मिल रहा है, एक नॉलेज मिल रही है अपने को। वो नॉलेज जो इन्होंने गलती की है वो गलती हम ना करें, वो इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर।
मेरा फिजिक्स में एक और केमिस्ट्री में एक गलती हुआ है। केमिस्ट्री का गलती तो अर्णब जैसा ही सेक्शन बी में एक ऑप्शनल क्वेश्चन गलत हुआ था, और सेक्शन ए फिजिक्स में सेक्शन ए का क्वेश्चन गलत हुआ था। उसमें पूरा सेंटेंस हम सही से नहीं पढ़े थे। उसमें लिखा था रे एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटोन का वेवलेंथ एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन पे ही ज़्यादा ध्यान दिए थे, तो उसमें हम वो दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मैच कर गया था। तो उस वजह से आप हर को जो क्वेश्चन का हर वर्ड सही से पढ़े, इसलिए ऐसे करेंगे तो ये जो सिली मिस्टेक पढ़ने की वजह से हो जाता है वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे, जिसमें एक बायो का क्वेश्चन था, और जो बायो का क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान, मतलब वो एनसीईआरटी में साफ लाइन दिया था, लेकिन मेरा जल्दी की वजह से ओएमआर भरने की वजह से वो एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो और उस बार रैंक भी बायो से ही डिसाइड हुआ है, तो बायो में मेरा कम हुआ, तो उसका मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप मतलब आपने पेपर में टिक लगा लिया, आपको लगता है मैंने मेजर पार्ट कर लिया, ओएमआर तो मैं जल्दी भर लूँगा 5-10 मिनट के अंदर, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ओएमआर के लिए आप अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा समय दीजिए, 20 से 25 मिनट, जिससे आप ओएमआर धीरे धीरे भर पाएँ और आपको लास्ट में रिग्रेट फील ना हो कि मुझे आता था तब भी ये गलत हो गया ओएमआर। मेरे 710 हैं, तो उसमें एक फिज़िक्स का एक ऑप्शनल सेक्शन बी में गलत है मेरा, तो जिसको लेके काफ़ी रिग्रेट भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, वो सबसे किल करता है आपको। तो मैंने जैसे 3 घंटे 20 मिनट में, 3 घंटे तो चिल था मैं, लेकिन 20 मिनट मैंने हड़बड़ी कर दी थी, एंग्जाइटी आ गया था, टाइम होगा कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो अच्छा तो कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने जब भी हड़बड़ी की तभी मेरे एक फिजिक्स के सेक्शन बी में और केमिस्ट्री के सेक्शन ए में दोनों ही सिली मिस्टेक हो गए। तो ये बोलना है कि टाइम इनफ मिलता है, अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो टाइम इनफ होता है, 3 घंटे 20 मिनट इनफ होता है 180 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको एक स्टेडी पेस मेंटेन करके चिल रह के पूरा 3 घंटे 20 मिनट देना होता है एग्ज़ाम। तो बीच में जहीं पर भी एंग्जाइटी हो जाएगी वो, तो वहीं पर कुछ ना कुछ गलती आप करके ही आओगे, और वो ट्राई करना है कि पहली अटेम्प्ट में ही वो सही हो जाए, क्योंकि बाद में आके रिविजन में माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तभी बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये कि मेरा पहले बार में ही परफेक्शन आना चाहिए और एकदम 3 घंटे 20 मिनट पूरा टाइम ही कूल रहना चाहिए एग्ज़ाम में। मेरे 3 सवाल गलत थे, उसमें से एक मेरे 3 सवाल गलत थे, उसमें से एक केमिस्ट्री में था। वो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन था, बट मैंने वहाँ पे ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया कि एनटीए वाले ये सोच कर आंसर देंगे कि क्वेश्चन, मतलब मैं ज़्यादा उसमें सोचा कि वो एनटीए वाले क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन पे, जबकि उसको नॉर्मली कोई भी सॉल्व करे तो लगभग सारे बच्चों का वो क्वेश्चन सही है। और बाकी 2 मेरे फिज़िक्स में गलत थे, और उसमें दोनों ही मतलब काफ़ी सिली थे। एक तो वो एक्सरे वाला ही था, और एक कार्बन वो रेजिस्टर की कलर कोडिंग होती है, वो मेरा एक गलत था। मतलब आपको मेरा ये एक एडवाइस है कि आपके जब मेजर या माइनर्स में जब भी क्वेश्चन गलत होते हैं, सिली होते हैं, तो आप ये ना सोचो कि मतलब इसको इग्नोर मत करो, और ये मत सोचो कि आप इसको नीट में तो ठीक कर ही लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको हर टेस्ट में कोशिश करना है कम से कम हो, ये नहीं कि यहाँ गलत हो रहा है कोई नहीं हम तो नीट में ठीक कर ही लेंगे, वो नहीं होता है। मतलब मैंने अपने माइनर में भी यही करता था, मेरे गलत हो रहे ठीक है कोई नहीं, वो तो नीट में ठीक हो ही जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं नीट में वो होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो इसलिए इसको शुरू से ही सिली मिस्टेक्स को हटाने की कोशिश करते रहना चाहिए। मेरे जैसे जो 4 क्वेश्चन गलत थे उसमें 3 सिली मिस्टेक थे, और मैं वो तीनों सिली मिस्टेक का रीज़न मेरे चौथे क्वेश्चन का देता हूँ, जो था हीलियम वाला क्वेश्चन, जो मेरा पहले जो आंसर किया थी उससे सही था, बाद में गलत हो गया। तो एक मैं जो इसमें बोलूँगा कि जैसे शिवम ने बोला कि हमको जो भी चीज़ पेपर में करनी है उसकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। जैसे मेरे 2 साल की जर्नी में हो सकता है 2 साल की जर्नी में मैंने 2 क्वेश्चन ही छोड़े हो पूरे जितने पेपर हुए, तो ये बात मुझे लगती है कि आप ऐसा मत करिएगा। उस हीलियम वाले क्वेश्चन अकेले के चक्कर में मैंने आधे घंटे बैठ के सोचता रहा कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से तो हीलियम उड़ के कहीं से तो आंसर मिल ही जाएगा, कि क्या करना चाहिए, एनटीए क्या मार्क करेगा। तो आप कोशिश करें कि आपके पेपर जब भी हो ना, कोई भी अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ एक आदत डालें कि मैं वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ने की खुद में विल पावर रखूँ। ये नहीं कि मेरे को एक क्वेश्चन के पीछे लड़ता रहूँ और उस एक क्वेश्चन के पीछे मैं 3 क्वेश्चन गलत करके आप मेरी तरह गलती रिपीट ना करें। आते हुए जो क्वेश्चन है उसमें एग्ज़ाम देने के टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो कहाँ से आया, एग्जामिनर कौन क्या सोच के दिया है। जो आते हैं क्वेश्चन है उसमें फास्ट थॉट जो आएगा मन में वही सही होगा, उसमें अगर ओवर थिंकिंग होगा तो वो गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो इसी वजह से मेरा एक एसर्शन का सवाल था बायोलॉजी में, वो गलत हो गया। और एक नीट का सिलेबस का हर एक टॉपिक
मतलब अच्छे से आना चाहिए। मेरा एक्सरे वाला फिजिक्स का जो टॉपिक था वो मेरा छूट गया, मैंने नहीं पढ़ा, वो लेस इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस साल वही से क्वेश्चन आ गया। जैसे यूनिट एंड डायमंड से आते हैं, ऐसे ही करके नीट सिलेबस का हर एक टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने का 100% पॉसिबिलिटी है। जैसा अभी बोला उसने, उसमें इग्नोरेंस, मैंने भी एक्सरे वाला क्वेश्चन गलत किया, उसमें हमने मेन जो गलती थी वो थी इग्नोरेंस। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो चीज़ आई तो जो पॉसिबिलिटी है वो है ही सही। और इग्नोरेंस आप एग्ज़ाम में भी ना रखें। कभी कभार अंदर से लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, गलत तो कर रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं है, तो आपने उसको जल्दी में अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन ऐसा ना करें, जब तक आपको लगता है कि आपने सही नहीं किया है उसको फिल ना करें, और कोशिश करें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे या तो अटेम्प्ट ना करें, और अगर करें तो आपको उसकी श्योरिटी हो। अगर आपको 80% भी होती है तो ठीक है, पूरी श्योरिटी कभी कभार नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर कभी आपको लगता है कि 2 ऑप्शन सही हैं और इसमें से कोई भी एक हो सकता है, तो मेरी तरफ से मैं चाहूँगा उसे अटेम्प्ट ना करें। मेरा एक केमिस्ट्री का और एक फ़िज़िक्स का गलत हुआ है। फ़िज़िक्स का एक्सरे वाला ही गलत हुआ है, और केमिस्ट्री का ऐसा है, कॉलेज पहुंच जाओ एक बार, तब सब फालतू बातें करते रहना, फिलहाल ढंग से सुन लो एक बार। खुद के करियर की बात चल रही है, ढंग से सुनो सारी बातें, ठीक है? हाँ बेटा प्लीज़। मेरा फ़िज़िक्स का एक्सरे वाला ही गलत हुआ है, और केमिस्ट्री का वो स्टेबिलिटी का जो था इंडियम का क्वेश्चन, उसमें मैं यही कहूँगी कि ऐसे जब कंट्रोवर्शियल थोड़े क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें 2 आंसर सही लगते हैं, तो उस टाइम हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है और एनटीए दोनों में से दोनों दे देगा, तो मतलब मुझे उस टाइम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे टोटल 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो 2 फिज़िक्स में गलत है और 1 बायो में गलत है। तो जो बायो में गलत था, जैसे AR भी आए थे तो वो गलत नहीं हुए, क्योंकि मैंने उनको टाइम दिया, क्योंकि आई न्यू कि AR जो होते हैं उनमें बहुत पीस मेंटेन करके उनको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है। जो मेरा गलत हुआ वो सिंगल लाइन क्वेश्चन था, उसमें नॉट भी था, मैंने नॉट भी पढ़ा, मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको कॉम्प्रीहेंड गलत किया, तो गलत को आंसर मार्क कर दिया। जैसे इनपुट गलत होता है तो आउटपुट भी गलत ही आता है कंप्यूटर में। और वैसा भी होता है कि हम उन्हें आजकल क्या हो गया है कि एग्जामिनर्स को पता है कि बच्चों के माइंड में जब भी रेडियल सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री का आता है तो हमेशा एक्सेप्शन इकाइनोडर्माटा होता है। मेरा एक और कोइंसिडेंस था कि मेरे वाले कोड में इकाइनोडर्माटा वाज ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। सो मैंने एक गलती तो ये की कि सारे ऑप्शन देखे नहीं, पूरी इतनी ज़्यादा गट फीलिंग हुई कि इकाइनोडर्माटा ही है, और रेडियल सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री कंप्रीहेंड कर लिया उसमें, और उस क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चंस को मैंने रीचेक किया। सिर्फ उस एक क्वेश्चन पे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा कभी गलत नहीं होगा, और बाद में पता चला कि भाई ये तो गलत हो गया है। तो आजकल क्या है कि क्वेश्चन सही होने से आपकी रैंक नहीं आ रही है, क्वेश्चन गलत हो जो आपको आता है वो गलत होने से आपकी रैंक चली जाती है। सो आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा एलन में वो मोर देन इनफ है, तो आपको वो रिवाइज़ करना है और उस पर भरोसा रख के पेपर जब भी दोगे तो उस पर ये देखो कि जितना मुझे आता है इज़ मोर देन इनफ एंड आई हैव टू गिव ऑल दैट इन माय एग्ज़ाम, तो आपका सब सही हो जाएगा। अभी आपको यहाँ इन 11 बच्चों ने 11 तरह की अलग अलग बातें बता दी हैं। इन 11 अलग अलग बातों को हम अपनी गांठ बांध ले कि यार ये गलतियाँ नहीं करनी है मेरे को, यार ये गलतियाँ नहीं करनी है अपने को, यार ये गलतियाँ नहीं की तो अपनी परफॉर्मेंस एनहांस ही होगी। सही कह रहा हूँ भाई? तो कम से कम इन 11 बातों को बहुत तसल्ली से सुनना, समझना, घर जाके फिर से एनालिसिस करना कि यार ये गलतियाँ एटलीस्ट हमसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को भाग्यशाली बोलते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने गलतियाँ की, बताई आपको कि ये गलतियाँ हमसे हुई है, भाई तुम लोग मत करना। तो ये गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए, ये संकल्प ले लो बस यहाँ पर एक बार। कर पाओगे ऐसा? पक्की बात है? जो स्टूडेंट्स हैं आप में से कितने बच्चे 12th पास हैं? सारे ही हैं, ठीक है। तो अपने बीच में भी यहाँ आर्या सिंघा एक ऐसा बच्चा है, आइए इससे बात करते हैं। आर्या, अपने बारे में बताओ और किस तरह से आपकी पूरी जर्नी रही, कितने मार्क्स आपके पहले आए थे 12th के साथ और अब क्या हुआ, प्लीज़ एक बार बताइएगा आप। सर
मेरा 12 के साथ मार्क्स आए थे 450, लेकिन अभी आए हैं 705। तो सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैंने पहली बार नीट दिया था मेरे वेस्ट बंगाल बोर्ड के साथ, तो उधर बंगाली बुक चलता है, एनसीईआरटी के ऊपर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो मैंने भी नहीं दिया। तो फिर ऐसे ही नीट देने के चला गया। तो फिर क्वेश्चन पेपर देने के बाद मैंने समझ में आया कि पूरा पेपर जो इस साल 2-3 साल का ट्रेंड है एनसीईआरटी से आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिर एनसीईआरटी, तो फिर मैं इधर एलन कोटा से आ गया, मेरा एडमिशन भी ले लिया अचीवर MAJL 5 में। तो फिर आने के बाद एलन का सर बहुत अच्छे से बायोलॉजी केमिस्ट्री सब कुछ आसान करके पढ़ा रहा था, मेरा भी सब कुछ समझ में आ रहा था, वो घर जाके मैंने सब याद कर लेते थे। तो फिर माइनर आने लगा, मेरा माइनर में भी मार्क्स 690 700 प्लस आ रहे। तो फिर मेरा अंदर कॉन्फिडेंस लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया मतलब जिस दिन जो पढ़ाया जाता है वो घर जाके मैं रिवाइज करता था। तो ऐसे टेस्ट देने के बाद टेस्ट के एनालिसिस पूरा करते थे, सिली मिस्टेक के ऊपर मेरा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिए थे, फोकस कर रहे थे। तो फिर ऐसे हार्ड वर्क के स्टडी मतलब जितने भी टाइम मैंने स्टडी पर ही मेरा पूरा टाइम फोकस किया है। तो बाद ऐसे करके मैंने नीट देने के गया। तो फिर पेपर आसानी आए थे, तो 3-4 सिली मिस्टेक हुए थे, लेकिन तो फिर 705 आ गए। चलिए बहुत बढ़िया। इससे पहले भी तो आपको भी बताया गया हो, आपने भी एलन का रिजल्ट अगर देखा हो तो जस्ट प्रीवियस ईयर ही 2021 अमन त्रिपाठी 716 मार्क्स, वो भी आफ्टर 12th ही था। और आप भी अभी बहुत से बच्चों ने बताया कि आफ्टर 12th ही हो, तो मान के चलना आफ्टर 12th वाले बच्चे आराम से 300 से 705 भी ला सकते हैं, 400 से 715 720 भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और अभी जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है 116 स्टूडेंट्स ऑफ एलन, 116 बच्चे हैं जिनके 700 उससे ज़्यादा नंबर हैं। लेकिन फाइनली कंक्लूजन तो यही है, बातें कितनी समझाई जाए, कौन स्टूडेंट कौन से ग्रैप्स कर रहा है बातों को, कितने अच्छे तरीके से उनको अपने अंदर ले रहा है, वो बहुत मैटर करती है। सलाहें तो हम आपको जिस दिन आप एडमिशन लेके ओरिएंटेशन से लेके आज तक आपके फैकल्टीज़ हम लोग बहुत बार आपको सजेशंस दे चुके हैं, समझा चुके हैं कि कई सही डायरेक्शंस क्या हैं, लेकिन सही डायरेक्शंस को चूज़ करना, उनको फॉलो करना, ये वाकई बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फाइनली ये सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इन सभी स्टूडेंट्स से कहूँगा एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में आप जो इन बच्चों को सजेशंस देना चाहते हो कि आपको ये करना चाहिए या ये चीज़ बहुत फ्रूटफुल हो सकती है आप लोगों के लिए, आगे आके यहाँ सेंटर पे खड़े होके और फिर एक बार सबको बोलें जरा एक बार। सो बिफोर दिस एक कंक्लूसिव आंसर एक साथ दीजिएगा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि सोशल मीडिया का फायदा है कि नुकसान है, अपन डायरेक्ट मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, फेसबुक अकाउंट नहीं था, वो हाथ ऊपर कर दो बस। अब बाकी फायदा नुकसान अपन पूछ लेंगे अभी। सर ये कैसे बताएंगे, इनका तो था ही नहीं। ये अर्णव, यस, आप 12 से 13 घंटा रेगुलर स्टडी करते रहिए। अगर मार्क्स में अपसाइड डाउन हो रहे तो उसमें डिप्रेशन में नहीं आना है, अपने एक पॉजिटिव सोच के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। मैं सिली मिस्टेक के रिगार्डिंग बोलूँगा कि आप एक डायरी बनाएं और हमेशा उस आपका जो भी टेस्ट में सिली मिस्टेक हो उसका रेमेडी उस डायरी में लिख के उसे 2 घंटे पहले रिवाइज करके जाएं। मैंने भी यही किया था और मुझे उसका मैक्सिमम बेनिफिट नीट एग्जाम में मिला। जब 12 से 13 घंटे बोले तो बच्चों बोला भाई क्या बात कर रहा है, 12 से 13 घंटा कौन पढ़ता है? पढ़ना पड़ेगा, ये एसेंशियल है। अगर ऐसी सक्सेस चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। उसमें 6 घंटे एलन के भी इंक्लूड है। हाँ, 6 घंटे एलन के इंक्लूडेड है। मैं कहना चाहूँगा कि नीट के जो आखिरी 2 या 3 मंथ्स हैं उसमें आप ऐसा करने की कोशिश करिए कि हमेशा 2 से 5-20 के अंदर आप हर दिन हो सके तो एक टेस्ट दीजिए, या फिर उस टाइम ऐसा कुछ करिए कि आपका मेंटल जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम में रहे, तो आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक नीट तक आते आते सेट हो जाएगा कि 2 से 5-20 आपका परफॉर्मेंस लेवल मैक्सिमम में रहेगा। ऐसे आप नीट स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप हार्ड वर्क तो कीजिए लेकिन साथ के साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, इनपुट देंगे लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए हार्ड वर्क अलोंग विद स्मार्ट वर्क विल डेफिनेटली गिव यू सक्सेस। मैं बोलना चाहूँगा कि ये जर्नी डिफ़िकल्ट तो है, ज़रूर डिफ़िकल्ट है, लेकिन डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो उससे इंस्पिरेशन लेके आप इस जर्नी को कंटिन्यू कीजिए
और इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जितने आप डेस्टिनेशन के क्लोज होते जाएंगे उतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो उसको अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को अपनी पाथ पे कंसंट्रेशन करना है, दूसरों के ऊपर देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर दूसरों के ऊपर देखें तो अपने पाथ को नहीं देख पाएंगे हम। तो खुद के ऊपर सेल्फ एस्टीम के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत कंटिन्यूस करते जाएं, क्योंकि एक दिन में, एक महीने में सक्सेस नहीं आती, उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ते हैं। मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आपको जब भी क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है तो पहले आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, ये ना कि आप दूसरे बुक्स और दूसरे टीचर्स के वीडियोस देख रहे हो ताकि आपको समझ पाओ। अगर आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ने लगोगे तो आपको जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं लास्ट में बेकारी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसे एक बार पढ़ लो, उसके बाद जहाँ एडवांस लेवल पे जो पढ़ना है पढ़ते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपका बेस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। इसको मतलब इन्होंने अपनी क्लास के अंदर आसपास दूसरे बच्चों को देखा होगा डेफिनेटली, जो किसी और की वीडियो देखते रहते हैं, तभी ऐसा अनुभव हुआ आपको। स्मार्टफोन का एक बहुत ही स्मार्ट यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे आप अपने मम्मी पापा किसी को लेके ग्रुप बनाएं, अगर उनको रखना हो तो रखें, नहीं तो उनको किक कर दें, और जितनी भी आपके माइनर में गलतियां हो, जितने भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, आपके जितनी भी गलतियां हो उनकी फ़ोटो खींचें, नीचे रीज़न लिखें कि मैंने इसलिए ये गलती करी थी, और उसको उस पर अपलोड कर दें, ताकि जब आपके नीट में 1 से 2 महीने बचेंगे, आपको सारे माइनर पेपर खोलने की जगह सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल के अपनी सारी गलतियाँ देखनी है। और हर पेपर देने के, मान लो आप 2 बजे पेपर देने जाएँ तो कोशिश करें 1:30 बजे खोल के क्विकली आप सारे से ग्रो थ्रू हो जाएँ, ताकि आप हो सकता है उस पेपर में वो गलती ना रिपीट करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि 450 से 705 ले आ जा सकते हैं, खाली अपने आप और एलन के ऊपर विश्वास रखो, एलन है तो सब कुछ मुमकिन है। गुड, वेरी गुड। मैं कहना चाहूँगा कि अपना कंपटीशन खुद से रखें, क्योंकि दूसरों के साथ compete करने में लिमिट वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आप खुद के साथ कंपटीशन करते हैं तो वो लिमिटलेस होगा। मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम टाइम में हमें बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, और इसकी इंस्पिरेशन मुझे BM सर से ही मिली है। उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम टाइम में हमें एकदम लिक्विड के जैसे हो जाना चाहिए, जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लो। लाइक एग्ज़ाम टाइम में पंखा आवाज़ कर रहा है या बेंच छोटी है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस ये मन में होना चाहिए कि ये मेरी MBBS की सीट है और ये मुझसे कोई नहीं ले सकता। और एग्ज़ाम में जो कोई भी टफ़ क्वेश्चन आएगा वो सबके लिए टफ़ होगा, आपके लिए नहीं। तो वो क्वेश्चन आते ही उस क्वेश्चन की तरफ देख के मुस्कुराओ और कहो कि NTA इज़ मॉकिंग मी एंड चैलेंज एक्सेप्टेड। NTA हमें ट्रैप में फंसाना चाह रहा है, लेकिन आई विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड गेट माई 4 marks बट इन माई ओन वे। थैंक यू। गुड। सो आपने सबने तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा ही होगा, तो पहले तो हमें ATP यूज़ करना पड़ता है, बाद में ATP बन के आता है। तो ये सब जो भी है यहाँ प्रिपरेटिव फेज़ है, और इसमें मार्क्स कम ज़्यादा होती है। ये अगर किसी का नहीं हो रहा है तो वो ECG में भी डेड ही बताता है। तो इसमें प्रिपरेशन करते टाइम गलतियाँ होना गलत बात नहीं है, गलतियाँ कम करते जाना है, और उस जो डिसाइडिंग डे है उस दिन गलतियाँ नहीं करनी है।